मैं इनका काउंटिंग बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, फिर और एडवांस में बताऊंगा। आपको देखना है कि आपका एक्चुअली भाग्य आपका साथ देगा, नहीं देगा, और देगा तो कब देगा, ये भी आप हम यहाँ पर इसी नवांशा कुंडली से सीखेंगे। भाग्य आपका कब साथ देगा, आपको ट्रबल्स कब आएंगी, कोर्ट केसेस कब लगेंगे, आपको डिस्प्यूट कब आने वाला है लाइफ के अंदर, ये भी आप नवांशा की हेल्प से फाइंड आउट करोगे। देखिए क्या है कि आपकी जो ओवरऑल कुंडली होती है, हर राशि को 9 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आपकी 12 राशि है, तो 12 12 9 जा 108 नवांशा होते हैं आपकी कुंडली में टोटल। 108 नवांशा है, ग्रह आपके पास केवल 9 है। देर आर ओनली 9 प्लैनेट्स, और नवांशा कितने हैं? 108। अब 100 आप जब ग्रहों को नवांशा कुंडली में रखोगे तो 108 में से केवल 9 के अंदर ग्रह होंगे, बाकी सब खाली पड़े होंगे। आपके 99 नवांशा में एक भी ग्रह नहीं होता। तब क्या है हमारे लिए आइडियल कंडीशन, क्या अच्छी स्थिति क्या है? जो अशुभ नवांशा है, जो जिनको हम जैसे 64th नवांशा बोलते हैं, उनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो तो वो बहुत अच्छी स्थिति होती है। हमें देखना आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा। टोटल कितने नवांशा होते हैं? 108। 108 नवांशा में आपके केवल 9 नवांशाओं के अंदर ग्रह बैठे होते हैं। तो आपका हो सकता है 64th नवांशा के अंदर कोई भी ग्रह बैठा ही ना हो, अशुभ नवांशा के अंदर कोई भी ग्रह बैठा ही ना हो। 46th नवांशा भी अशुभ होता है, नोट कर लीजिए आप। मैं वैसे बता रहा हूं कौन कौन से नवांशा अशुभ होते हैं। 64th हम यूटिलाइज करते हैं केवल, और उसका रीजन मैं बताऊंगा। 46th नवांशा भी अशुभ होता है, 64th नवांशा भी अशुभ होता है, और 100th नवांशा भी आपका अशुभ होता है। 100वां नवांशा होगा वो भी आपके लिए अशुभ होगा। और रीजन क्या है? आपकी कुंडली के जो अशुभ भाव है वो होता है छठा, कुंडली का अशुभ भाव होता है 8वां, कुंडली का अशुभ भाव होता है 12वां। छठा भाव आपको डेट, डिस्प्यूट देता है, डिजीज देता है, बीमारी देगा आपको, ऋण, रिपू, रोग, तीनों चीज आपका दे सकता है। 8वां भाव सबसे अनसर्टेन होता है, जिसको हम आपका रंध्र भाव बोलते हैं। सबसे ज्यादा सडनली, अचानक ही आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां 8वां भाव को जिम्मेवारी दी गई है। और 12वां भाव आपका हर तरीके के लॉस को रिप्रेजेंट करता है, हर तरीके के नुकसान को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए नवांशा को हम किस तरीके से समझेंगे, ध्यान से पहले इसको समझेंगे, फिर हम इनकी यूटिलिटी देखेंगे। और हो सकता है एक क्लास में कवर नहीं होगा टॉपिक, तो मैं 2 क्लास में कवर करूंगा, मगर मैं आपको एक एक्सक्लूसिव टॉपिक करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इट इज एक्सक्लूसिव टॉपिक है जो कि एडवांस एस्ट्रोलॉजी का है, मगर आपको ये एडवांस नहीं लगेगा, बिल्कुल सामान्य लगेगा। आप इसको यूटिलाइज करना। तो देखिए हम क्या करते हैं, आप इसको, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जरा 1 मिनट। नमस्ते सर। जी नमस्कार। पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके बाद मैं इसकी यूटिलिटी बताऊंगा। आप अपने चार्ट पर भी लगा के देखना इन सब चीजों को, और आपको एकदम अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप सोचोगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। कई बार हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं नॉर्मल में से, घटनाएं नजर ही नहीं आती क्यों हुई है। अब घटनाएं नजर नहीं आती तो उसका रीजन क्या होता है? फिर हमें एंटर करना पड़ता है एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स में। एडवांस एस्ट्रोलॉजिकल टूल्स में अब नवांशा को आप काउंट करते जाइए। आपके पहली भाव में जो भी राशि है उसके अंदर 9 नवांशा होंगे। दूसरे भाव में जो भी राशि है उसके अंदर आपके 10 से 18 तक नवांशा होंगे। तीसरे भाव में जो भी राशि है उसमें 19 से आपके वो 19 से लेकर 27 तक नवांशा होंगे। अगली जो राशि है उसमें आपका 28 से लेकर 36 तक नवांशा होंगे। अगली राशि है उसमें 37 से लेकर 45 तक नवांशा होंगे। और ये आपको किसी सॉफ्टवेयर में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर में एडवांस एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूं मैं आपको। और ये 54 तक होंगे। यहां पर आपके होंगे 55 से लेकर 63rd, 99 लेते जाएंगे। यहां पर आपका 64 से लेकर 72, 72 से लेकर 80, 73 से लेकर 81 ये नवांश होंगे।
82 से लेकर 90, 91 से लेकर 98, 99, और ये आपका 100 से लेकर 9 की जो गिनती शुरू होती है वो ऑलवेज हम यहां से करते हैं लग्न से। तो लग्न में आपका 1 से लेकर 9 तक नवांशा लग्न में आता है, और एसोन हम पढ़ते चले जाते हैं। 1 to 9 यहां पे होता है, सॉरी 1 to 9, 10 to 18 यहां पर होता है। अब मैंने 3 नवांशा को आपको अशुभ बोला था, नोट कर लीजिएगा। एक मैंने 46 नवांशा को अशुभ बोला है, एक 64 नवांशा तो पॉपुलर है, आप सब लोग जानते हो, फेमस है, और इसको अक्सर आप लोग बोलते भी हो, ये 64 नवांशा में चला गया। और एक मैंने यहां पर 100 नवांशा को बोला है अशुभ। यहां पर ये क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ध्यान से समझना इस चीज को। और ये नाड़ी के सूत्राज हैं। नाड़ी का मतलब ये नहीं कोई भृगु नाड़ी के, वो नाड़ी के वो सूत्राज हैं जो कि पाराशर जी के एक्सटेंशन है। पाराशर जी ने जो भी पढ़ाया, बृहद पाराशर ओरा साथ से भी एडवांस ये पार्ट है जो अभी हम कर रहे हैं। तो हर एक जगह का जो पहला नवांशा होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस भाव से रिलेटेड चीजों में। फर्स्ट नवांशा, दूसरे भाव के लिए आपका 10th नवांशा इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से समझते जाइए, आपकी धन की स्थिति को 10th नवांशा बताएगा। आपको धन में आपका भाग्य साथ करेगा, कितनी आपकी धन की क्या स्थिति होगी, आप जिंदगी के अंदर आगे धनी होंगे नहीं होंगे, आपके पराक्रम के बारे में बताएगा 19th नवांशा, आपके जो सुख के बारे में बताएगा 28th नवांशा, आपकी जिंदगी के अंदर सुख होगा नहीं होगा, तकलीफ होगी, आपकी प्रॉपर्टी कितनी आप होंगी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी लाइफ के अंदर डिस्प्यूट होंगे, 28th नवांशा बताएगा। आपका जो है लव अफेयर, संतान से रिलेटेड चीजों के बारे में 37th नवांशा बताएगा, और डेट डिस्प्यूट और इस तरीके की चीजों के बारे में आपका 46th नवांशा बताएगा। हालांकि ये भी बता पाएगा आपको कि आप कंपटीशन में सक्सेस होगी या नहीं होगी। आपकी मैरिड लाइफ के रिलेटेड जो भी चीज है उसके लिए आपका 55th नवांशा है। आपको जो सडन ट्रबल्स आएंगी किसी भी तरीके की जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, वो 64th नवांशा, और अब आपके भाग्य के बारे में बताएगा 73rd नवांशा। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। बाकी के बारे में उतना डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि भाग्य यदि आपका बली है तो आपकी बहुत सारी चीजों को वो ओवरकम कर लेता है। भाग्य आपका यदि साथ दे रहा है तो ये मान के चलिए आपकी जिंदगी की और प्रॉब्लम और समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको धन की कमी है यदि, तभी भी कोई नहीं, आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आपका काम चलता रहेगा। 82nd नवांशा जो है आपके प्रोफेशन के बारे में बताता है, प्रोफेशन की स्थिति में बताएगा। मतलब आप कुंडली देखकर, केवल इस नवांशा को देखकर आप अंदाजा लगा पाओगे कि इस व्यक्ति का लाइफ के अंदर प्रोफेशनल इसका स्टेटस कैसा होगा, प्रोफेशन के अंदर इसको कब सक्सेस मिलेगी और कब सक्सेस नहीं मिलेगी, कब इसको ट्रबल्स आएंगी, और इसकी कुंडली के अंदर प्रोफेशन में सक्सेस लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। और 91 नवांशा आपको लाभ की स्थिति बताएगा, कभी जिंदगी में पैसा भी कमा पाओगे या नहीं कमा पाओगे, इसको 91 नवांशा से देखते हैं। एडवांस सूत्रांश है, मैंने पहले ही बताया, 91 नवांशा और 37 नवांशा का आप ध्यान रखिएगा। जो लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उसमें 91 और 37 नवांशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इन सब चीजों का आइडिया दूंगा। अब देखिए 64 नवांशा आप जानते हो, निकालना कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फिर मैं इनकी यूटिलिटी बताऊंगा, क्योंकि आपको निकले हो कहीं पर नहीं मिलेंगे। निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं कि दो स्थितियां होंगी। देखिए 2 थिंग्स, एक तो ये होगा कि कोई प्लेनेट 64 नवांशा में है क्या, किसी भी नवांशा में, प्लेनेट इन एनी नवांशा, पहली चीज ये देखेंगे। प्लेनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी पर्टिकुलर नवांशा के अंदर प्लेनेट चला गया। और दूसरी स्थिति होगी आपका नवांशा लॉर्ड, नवांशा लॉर्ड, नवांशा का स्वामी। ये दो स्थितियां यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। एक तो हम देखेंगे कि कोई भी प्लेनेट किसी नवांशा में है क्या, और नवांशा लॉर्ड किस तरीके से देखते हैं। मैं ये आपको देखना सिखाऊंगा दोनों चीज एक साथ, कि किस प्लेनेट को हम 64th नवांशा में मानेंगे और कौन 64th नवांशा लॉर्ड होगा, किसको हम 73rd नवांशा में मानेंगे, कौन 73rd नवांशा लॉर्ड होगा। यहां पर मैं 73rd नवांशा को डिटेल में कराऊंगा आपको। 73rd नवांशा समझ, बाकी सबको ऐसे जाओगे आप। जैसे हम 73rd नवांशा आपके भाग्य की स्थिति को बताएगा, भाग्य और दुर्भाग्य की स्थिति के, कि आपकी कुंडली के ग्रह आपको भाग्यशाली बनाएंगे
या आपको दुर्भाग्यशाली बनाएंगे और भाग्य की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। तो दो स्थिति है, सपोज मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहले 64 से समझा देता हूं क्योंकि आप सब लोग 64th नवांशा से फेमिलियर हो अधिकतर। आपको दो चीजें देखनी है कि 64th नवांशा में कौन ग्रह बैठा हुआ है, और दूसरी स्थिति आपको देखनी है कि आपका 64th नवांशा लॉर्ड कौन है। दोनों के अलग अलग रोल है, ध्यान रखिएगा। जो प्लेनेट उस पर्टिकुलर नवांशा में बैठा होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है एज कंपेयर टू लॉर्ड। लॉर्ड तो होगा ही हर केस में, और प्लेनेट हर केस में नहीं बैठा होगा। रीजन क्या है, यहां पर मैंने जो 108 नवांशा बताए हैं एक से लेकर, उनमें से केवल 9 नवांशाओं के अंदर प्लेनेट होंगे, बाकी के अंदर कोई भी प्लेनेट नहीं होगा। सपोज आपके फर्स्ट नवांशा में हो सकता है कोई ना हो, 10th में ना हो, 19th में ना हो, 28th में ना हो। आपके इंपॉर्टेंट नवांशा कौन से होंगे? यदि आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नवांशा आपकी कुंडली के कौन से हैं, तो वो है फर्स्ट, 10th, 9, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 और 100। हर एक भाव का पहला नवांशा, हर एक भाव का पहला नवांशा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस भाव का सारा बोझ वो लेकर चलेगा। यदि वो भाव अच्छा है तो उस नवांशा पर उस भाव के सारे अच्छे परिणाम देने की जिम्मेवारी है, और बुरा है तो उसी नवांशा पर उस भाव के सारे खराब परिणाम आपको देने की जिम्मेवारी है। जैसे 64th नवांशा में जो ग्रह बैठा है वो आपकी ट्रबल्स मतलब परेशानियों का कारण होगा, और वो नहीं है तो उसका लॉर्ड, दोनों ही परेशानियों के कारण आपके होंगे। 46 नवांशा का जो लॉर्ड होगा, 46 नवांशा में जो ग्रह बैठा है वो आपको डेट, डिस्प्यूट और डिजीज का कारक होगा। इसी तरीके से 37th नवांशा में जो ग्रह बैठा है वो आपको शेयर मार्केट में लाभ भी दिलवा सकता है और आपको बर्बाद भी कर सकता है, यदि वो कुंडली के अंदर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अब उसकी स्थिति कैसे अच्छी होगी ये स्टार्टिंग में मैं बता देता हूं, क्योंकि ये नियम हम लगाएंगे। किसी भी नवांशा में जो प्लेनेट बैठा है एक तो प्लेस्ड, जिसको मैं बैठा है बोल रहा हूं हिंदी में, और दूसरा है लॉर्ड, स्वामी। जो बैठा है वो तो सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। अधिकतर नवांशाओं में कोई नहीं बैठा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि 108 नवांशा में से केवल 9 में प्लेनेट होंगे, बाकी सब खाली होंगे। तो बैठे हुए प्लेनेट आपको बहुत कम मिलेंगे। अब बैठा है और लॉर्ड है, अब वो यदि आपका कुंडली के हिसाब से बेनिफिक प्लेनेट है या लग्न के मित्र हैं, आपको पता है दोनों एक ही बात है, जो बेनिफिक वही होते हैं जो लग्नेश के फ्रेंड हो, लग्नेश के मित्र हो, और षडबल में बली हो। तो वो यदि अच्छे फल देने वाले हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे फल दे देंगे, और बुरे देने वाले हैं तो भी बुरे फल नहीं देंगे। मतलब ये प्लेनेट आपका बुरा नहीं करेंगे, चाहे वो 64th नवांशा लॉर्ड हो जाए, चाहे 46 नवांशा लॉर्ड हो जाए, या 100 नवांशा लॉर्ड हो जाए, तभी भी आपका बुरा नहीं करेंगे। मगर यदि 73rd नवांशा लॉर्ड हो गए तो आपका भला बहुत अच्छी तरीके से कर जाएंगे। तो किसी भी नवांशा में बैठे हुए प्लेनेट को देखिए, आप सबसे पहले लॉर्ड को सेकंड नंबर पर देखेंगे। यदि वो प्लेनेट उस कुंडली के लिए शुभ ग्रह है, बेनिफिक प्लेनेट, लॉर्डशिप वाइज मतलब स्वामित्व के बेस पर शुभ ग्रह है, और लग्नेश का मित्र है, तो वो जनरली ये दोनों चीजें एक ही बात है। जो शुभ होगा वो लग्नेश का मित्र होगा। शुभ का मतलब यहाँ पर जुपिटर या वीनस से नहीं है, कुंडली के लिए शुभ होना चाहिए, और लग्नेश का मित्र हो और वो षडबल में बली हो तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो 64th नवांशा लॉर्ड ही क्यों ना हो। करेगा, उसकी नेचर है, मगर कोई इतने परेशानियां आपके लिए क्रिएट नहीं करेगा। मगर वो शुभ ग्रह है तो आपकी जिंदगी बदल देगा, जिंदगी बना देगा, आपको जिंदगी में पूरी तरीके से सक्सेस देगा। अब यहां पर देखिए, जो नेगेटिव हम प्लेनेट जनरली इनमें जो सबसे खराब, हम बाकी को जनरली हम स्टडी नहीं करते, बाकी को हम नहीं तो फर्स्ट को करते हैं नहीं 10th को करते हैं। हम दो जिन पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो देते हैं हम। हमारा क्या होता है, हमारी टेंडेंसी होती है हम नेगेटिव चीजों को देखते रहते हैं, उनको ढूंढते रहते हैं। लोग खुश होते हैं मारक को देखकर, सेकंड लॉर्ड हो गया, 7th लॉर्ड हो गया। सेकंड लॉर्ड की जब बात करेंगे तो हमारे दिमाग के अंदर मारक घूम के आता है, जबकि सेकंड लॉर्ड के और कितने सिग्निफिकेशंस होते हैं उस पर कोई फोकस नहीं करता। जब उसकी दशा आती है तो ये नहीं सोचते कि सेकंड लॉर्ड की दशा है तो वो आपको पैसे भी तो वही देगा, मगर सेकंड लॉर्ड की दशा के जिंदगी में पैसा ही नहीं आएगा। 7th लॉर्ड की दशा होगी तो वाइफ भी तो वही देगा, पार्टनरशिप वही देगा, आपका रिटेल बिजनेस वही देगा, बिजनेस नहीं आ सकता 7th लॉर्ड की दशा। मगर हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव चीजें इतनी भरी होती हैं कि हम केवल मारक देखेंगे उन्हें। फिर
आपका 64th नवांशा लॉर्ड तो आपका नेगेटिव होता ही है, मगर आज तक आपको किसी ने पॉजिटिव 73rd नवांशा के बारे में नहीं बताया होगा कि भाई 73rd भी नवांशा होता है, उसका भी तो कोई रोल होता है। 64th को ही क्यों पकड़ कर चल रहे हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स की और हम लोगों की टेंडेंसी होती है दूसरे व्यक्ति को डरा भर देना, क्योंकि डराते हैं तो वो फिर डरेगा तो वो हमसे कुछ रेमेडी मांगेगा, रेमेडी मांगेगा तो फिर वो हमारा जो भी चार्जेस है, हमारा बिल बढ़ता जाएगा डॉक्टर साहब का। तो डॉक्टर साहब का बिल बढ़ेगा तो वो वही चीज बताएंगे जिसमें बिल बढ़ता है, मगर वो चीज हम कभी बताने की कोशिश नहीं करते कि आपकी जिंदगी के अंदर ये समय पर बहुत पॉजिटिव आने वाला है, तो उस चीज पर मैं फोकस करूंगा। और पहले कैसे निकालते हैं, क्या मीनिंग है, दो क्वेश्चनों के आंसर ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको पता करना है कि कौन सा प्लेनेट, इन दो पर मैं फोकस करूंगा, 64th और 73rd। 64th में केवल समझाने के लिए बताऊंगा, डिटेल में इसकी करा चुका हूं, और 73rd नवंशा को हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर। ये आपके भाग्य के बारे में बताएगा। आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर बता सकते हो उसके भाग्य की क्या स्थिति होगी और उसका भाग्योदय लाइफ के अंदर कब होगा। भाग्योदय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका समय सही होता है तो जिंदगी के अंदर आप कहीं पर भी कोई खराब भी काम करेंगे, जिसको कहते हैं कि आप रेत भी खरीदोगे तो वो सोना बन जाएगी, और आपका भाग्य सही नहीं है तो आप सोना भी खरीदोगे तो वो रेत बन जाएगा। तो 9th हाउस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कुंडली के अंदर। 9th हाउस की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि पुराने जमाने में जब कुंडली मिलान किया करते थे तो वो 9th हाउस लड़की का देखते थे कि उसका भाग्य कैसा है, तो उसका भाग्य सही होता था तो उन बाकी सारी चीजों को, वो नेगेटिव चीजों को देखते ही नहीं थे। भाग्य अच्छा है इसका मतलब वो फिर जहां पर भी जाएगी वहां पर वो अपना अच्छा भाग्य लेकर जाएगी, जिससे धन धान्य और उस परिवार के अंदर वृद्धि होगी। बाकी सब नेगेटिव चीजों को वो छोड़ देते थे और 9th हाउस को देखते थे, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। अब मैं आपको दो चीजें सबसे पहले बताऊंगा कि आपका कोई भी प्लेनेट किसी नवांशा में बैठा है वो कैसे डिसाइड करेंगे। एनी प्लेनेट, लॉर्ड डिसाइड करने में कुछ भी नहीं है, प्लेस्ड इन 64th नवांशा। एनी प्लेनेट प्लेस्ड इन 64th नवांशा। तो 64th नवांशा ये है D9 चार्ट में। ये नवांशा कहां पे होते हैं? D9 चार्ट में। आपको मालूम है नवांशा D9 चार्ट में होते हैं। कोई सा भी नवांशा देखना हो तो काउंटिंग कैसे करते हैं, अब उसको हम जरा समझते हैं। देखिए, एक दूसरा चार्ट बना लेते हैं हम। मैं कोई पहले से बनी हुई कुंडलियों को इसलिए नहीं ले रहा कि उनमें लिखा होता है तो कई लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपके सामने ही लिखना प्रेफर करता हूं, जैसे आपको ये समझ में आए क्या मतलब है। 64th नवांशा कहां पे होगा, कोई सा भी नवांशा, नवांशा कुंडली में किस तरीके से देखा जाता है, और कोई भी प्लेनेट किस नवांशा में होता है वो हम कैसे देखते हैं। आपको बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल ही गलत कराते हैं, बड़ी बड़ी जगह पे भी गलत कराते हैं, तो आप इसको करेक्ट अब सीखिएगा आज कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा प्लेनेट किस नवांशा में। सबसे पहले हम नवांशा कैसे देखते हैं। देखिए, ऐसा है यहाँ पर, ये पहला नवांशा, दूसरा, ऐसे 12 की गिनती होती है आपकी, 1 2 3। ये D9 चार्ट लिखा है मैंने, जो चार्ट लिया है इसे कौन सा चार्ट बोलूंगा मैं? D9 नवांशा कुंडली है आपका, इट इज D9 चार्ट। इट इज नवांशा चार्ट, नवांशा कुंडली है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये आपका पहला नवांशा होता है। अब यहां से गिनते जाइए, फर्स्ट नवांशा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नवांशा यहां पर पूरे हो गए। फिर 13वां फिर यहां पर आएगा, फर्स्ट नवांशा यहां पर था, फिर 13वां फिर यहां पर आएगा, और 12 की गिनती पूरी कर लीजिए, 24 यहां पर हो गए। फिर 25वां यहां पर आएगा, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 यहां पर पूरे हुए। 12 की टेबल ले लीजिए। इसके बाद यहां पर 37 आएगा आपका, 37 हो गया। इसके बाद 12 की टेबल हम लेंगे, वहां पर 48 वहां पर खत्म हो गया तो 49 आएगा। फिर यहां पर 60 खत्म हो गया तो 61 आएगा। फिर यहां पर आपका 12 की टेबल में 72 खत्म हुआ तो यहां पर 73 आएगा। फिर यहाँ 12 की टेबल में 84 खत्म हो गया तो यहाँ पर 85वां नवांशा आएगा।
फिर 12 की टेबल में आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पर आपका 96 खत्म हो गया तो 97 नवांश आएगा। फिर यहाँ पर आप जाओगे तो 90 हो गया, बस यही आएंगे आपके। तो नवांशा की कैसे काउंटिंग करते हैं, आपको कोई भी नवांशा कहां पर पड़ता है आपकी कुंडली में, किस भाव में पड़ेगा, देखने का बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पर पहला नवांशा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ 1 से गिन लीजिए और यहाँ पर 12 पे खत्म हो जाओगे। 12वां नवांशा यहाँ पर आएगा, बाकी बीच के सब यहाँ पर पड़ेंगे। ऐसे ही 13 यहाँ से शुरू हुए, 13 से 24 यहाँ पर जाएगा। आपको सपोज 17वां नवांशा चाहिए तो 13, 14, 15, 16, 17वां यहाँ पर आएगा। 17वां गिनना है तो आपको इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मुझे 64वां नवांशा चाहिए, तो डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं। 64वां कहां पर आता है, 12 के जो मल्टीपल्स हैं, कोई भी नवांशा ही है, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। एक तो तरीका है 61वां, ये 62वां हुआ, ये 63वां, 64th नवांशा यहां पर आएगा। लग्न से निकाल रहा हूं मैं, चंद्रमा से नहीं निकाल रहा हूं। तो आप में से बहुत लोगों ने जो चंद्रमा से पढ़ा होगा वो कहीं मुझे गलत कहने लग जाए। चंद्रमा से जब निकालना होता है, चंद्रमा से चौथा भाव देखते हैं, और लग्न से निकालना है तो लग्न से चौथा भाव। 64th नवांशा हो गया है, जो आपका ज्यादातर उसमें हम उससे यूज करते हैं आपका चंद्रमा से। ये 64th नवांशा है। तो जो मैंने तरीका बताया उससे दूसरे तरीका मैं बताता हूं किस भाव में आएगा 64th नवांशा। उसमें आप 12 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर बचा, देखिए कितना सिंपल तरीका है। 64वां नवांशा निकालना है, 64 को 12 से भाग दीजिए तो 12 पंजे 60, आपका रिमाइंडर क्या बचा, शेष फल, रिमाइंडर इज 4। 4th हाउस में 64th नवांशा आएगा। 1 सेकंड में पता चल गया। अभी मैं आपको एक नवांशा सिखा रहा था, 73rd मुझे निकालना है। 73rd 73वां नवांशा कहां पर आएगा, 73rd। एक तरीका मैंने बताया था कि यहां से हम राउंड लेना शुरू करेंगे, 12 का एक राउंड पूरा, 24 यहां पर आए, 36 यहां पर आए, 48 यहां पर आए, 60 यहां पर आए, 72 यहां पर आए, तो 73वां नवांशा यहां पर आएगा 73rd। एक एक राउंड के अंदर 12 नवांशा पूरे हो जाते हैं, दूसरे में फिर और 12 पूरे हो जाएंगे, और ऐसे 73वां नवांशा यहां पर आया। मगर मुझे डायरेक्ट निकालना है, मैं इतने चक्कर में ही क्यों पढ़ूं, तो 73 को 12 से डिवाइड कर दो, शेषफल क्या बचा, 1, रिमाइंडर इज 1। फर्स्ट हाउस के अंदर 73rd नवांशा आएगा। अब आपको जो भी नवांशा निकालना है, मैंने कई सारे बताए थे, जो आपके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी नवांशा निकालना है। 55वां नवांशा आपकी मैरिड लाइफ के लिए बताता है। 55वां नवांशा आपको पता करना है, तो 55 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से, 7 बचेगा। 7वें भाव के अंदर 55th नवांशा आएगा। इस जगह पर 55th नवांशा होगा। अब मैं आपको 1 मिनट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। ये चीज आपको, आपकी क्लास बेकार हो जाएगी यदि ये समझ में नहीं आया। ये यदि किसी को नहीं समझ में आया तो वो अपना हैंड रेस करे। सब इंटेलिजेंट है। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो पूछता हूं मैं, पूछ लूं? यस सर। प्रीति मैम आप बताओ। पूछ लो। हाँ यस सर, यस सर। आप बताइए मुझे, 45th नवांशा कहां पर आएगा, वो 46th, 46वां। सर 10th हाउस में आएगा। वेरी गुड। 12 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर बचा 10th हाउस के अंदर। तो ये आपको एक कंसेप्ट आई होप सभी को क्लियर हो गया है। किसने हैंड किया, हितेश जी? हाँ बताइए हितेश जी। सर अगर 73वां नवांश की आपने बात की, उसे हमने 12 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आया, तो आप कहें कि फर्स्ट हाउस में पड़ेगा। हाँ लग्न में। सर वो तो 9th हाउस में आता है। नहीं नहीं, D9 चार्ट में कहां पर पड़ेगा? अच्छा D9 है। D9 में ही तो नवांशा देख रहे हैं हम। D1 में तो मैं बता चुका आपको, लॉजिक बता चुका कि 73rd नवांशा का मतलब 9th हाउस का पहला नवांशा है D1 चार्ट का। मगर वो D9 में किस जगह पर जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, यहां तक का एक पार्ट हो गया। अब इसको आप माइंड में क्लियर कर लीजिए। आपको ये बिल्कुल नई चीज मैंने बताई है, किसी ने पहले की हुई है, हैंड रेज करे। नहीं जी सर, नहीं थी।
तो आप देखिए इसको आगे का इसको आप यूटिलाइज करेंगे अपनी अपनी कुंडलियों में और सारे यूटिलाइज करके बताएंगे। अभी आज की क्लास में पूरा नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और करेक्ट कंसेप्ट है। अब हम क्या करते हैं, देखिए अगला जाते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी यदि आपको कहा जाए कि कोई भी प्लेनेट 64th नवांशा में बैठा है तो किस तरीके से देखते हैं? कोई हैंड रेज करेगा? आपसे कहा जाए कि प्लेनेट 64th नवांशा में बैठा है तो हम कैसे देखते हैं? हाँ नितिन आप बताओ। सर वो फिर कुंडली के हिसाब से देखेंगे अगर वो बेनिफिट चलो एक मिनट में 64 नवांशा आप कह रहे हो कुंडली के हिसाब से, मैं कुंडली शेयर करता हूँ। बाकी लोग प्लीज म्यूट रखें, जिनसे जिन्हें जरूरी है वही केवल वो करें, क्योंकि आपको ये जब मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा तो आपको गूं 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 की आवाज आएगी, तो आपकी बात पूरी होते ही उसको म्यूट कर लें। यहाँ पर आप मून बता सकते हो कौन से नवांशा में बैठा हुआ है? एक मिनट रुको जरा। हाँ नितिन जी बताइए, 64 नवांशा में कोई प्लेनेट बैठा है? सर राहु को तो इंक्लूड नहीं करता है ना क्या करो? सर, इसमें राहु को तो नहीं इंक्लूड करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है राहु बैठा सर। कैसे पता लगा? सर 64th नवांशा 4th सॉरी सर भाई वो सॉरी सर इसमें सर मार्स एंड मून बैठा है D9 में 4th हाउस में। रश्मि मैम आप बताइए, हाँ जी सर। ये जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? हाँ जी सर सही है। सही है। नीलम मैम आप बताइए। सर ये चंद्र और मंगल बैठे हैं 4th भाव में, लेकिन उसके साथ D1 में भी वो लग्न से 8th हाउस में होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैडम ने बिल्कुल करेक्ट ये बताया है। इस चीज का आप ध्यान रखना कि आपको 64th नवांशा का मतलब बैठने का मतलब D9 में जिसे आप 64th नवांश बैठे हो वहां पर जो प्लेनेट बैठा हुआ है, नीला मैम ने जो बताया है वही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो D9 में वो जिस जगह को आप 64th नवांशा बोल रहे हो वहां पर प्लेनेट बैठा हुआ है, उसको तभी हम 64th नवांशा में बैठा हुआ मानेंगे जब वो D1 में 8th हाउस में बैठा हो। 8th हाउस का जो फर्स्ट नवांशा है वो 64th नवांशा होता है। तो देखिए किसी भी नवांशा में प्लेनेट को बैठा हुआ कब मानेंगे, उसके 2 नियम है और इन नियमों को आप नोट कर लो, क्योंकि इसका अलग ही मैं प्रोवाइड करूंगा 73rd का, पर इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए प्लेनेट 64th या किसी भी नवांशा में कब बैठा माना जाएगा? प्लेनेट विल बी कंसीडर्ड प्लेस्ड इन 73rd नवांशा की बात कर लेता हूं मैं। 64 तो पता है आपको, इन 73rd नवांशा, क्योंकि 64th में आप लोगों में से बहुत लोगों को पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप बता दोगे उसके। प्लेनेट विल बी कंसिडर्ड प्लेस्ड इन 73rd नवांशा ओनली इफ
only if it satisfy following two conditions। एक कंडीशन के बेस पर आंसर नहीं करेंगे, फॉलोइंग टू कंडीशंस। आउट ऑफ विच फर्स्ट कंडीशन इज, आप देखिए 73rd नवांशा D1 में किस भाव में आता है, वो 9th हाउस का नवांशा है, ठीक है। सपोज 64th देखते तो वो 8th हाउस का नवांशा था, 55th देखते तो वो 7th हाउस का नवांशा था। तो पहली कंडीशन ये है कि वो प्लेनेट आपके उस हाउस में बैठा होना चाहिए D1 में जिसका ये नवांशा है। तो 73rd नवांशा D1 के 9th हाउस का नवांशा है, तो प्लेनेट शुड बी प्लेस्ड इन 9th हाउस ऑफ D1। प्लेनेट शुड बी प्लेस्ड in 9th हाउस ऑफ D1 ये पहली कंडीशन है। बगैर 9th हाउस में बैठे हुए 73rd नवांशा में नहीं माना जाएगा, चाहे वो D9 में कहीं भी जाकर बैठ जाए। और दूसरी, इट इज प्लेस्ड इन लग्ना ऑफ D9। लग्ना क्यों लिया है मैंने पे, क्योंकि लग्ना में 73rd नवांशा आता है D9 में। ये मैं 73rd नवांशा की बात कर रहा हूं, अभी मैंने निकालना बताया था कि 73rd नवांशा आपकी लग्न में आएगा। 73 को आप 12 से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा अब आप, तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 73rd नवांशा, तो कोई भी प्लेनेट यदि D1 में तो 9वें भाव में और वो 73rd नवांशा के अंदर चला गया, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड प्लेस्ड इन 73rd नवांशा। केवल D9 के बेस पर और केवल D1 के बेस पर डिसाइड नहीं करेंगे, दोनों चीजों को इसके अंदर आपको यूटिलाइज करना है। जैसे 64th नवांशा में बैठा हुआ कब माना जाएगा, केवल इसी कॉन्सेप्ट को मैं और ज्यादा वो समझाने के लिए बता रहा हूं। विल बी कंसिडर्ड प्लेस्ड इन 64th नवांशा if placed in, पहली कंडीशन 8th हाउस ऑफ D1, 8th हाउस ऑफ D1 फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, प्लेस्ड इन 4th हाउस ऑफ D9। मतलब क्या हुआ नटसेल में, आप 64th नवांशा दोनों जगह पर डिसाइड करिए कहां पर है। डिसाइड द गिवन नवांशा पोजीशन इन बोथ D1 एंड D9, दोनों जगह पर उस नवांशा की पोजीशन फाइंड आउट करिए। And if a planet is placed in both the houses का मतलब D1 में जो हाउस आ रहा है वहां पर भी प्लेस्ड हो और D9 में जो हाउस आ रहा है वहां पर भी वो प्लेस्ड हो, तभी इसको उस पर्टिकुलर नवांशा में बैठा हुआ मानेंगे। तो इसको ना ही केवल D1 के बेस पर डिसाइड करेंगे और ना ही केवल इसको हम D9 के बेस पर डिसाइड करेंगे। इसको आपको दोनों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपका 64th नवांशा की जो कंडीशन D1 में कहां पर होता है, मतलब 8वां भाव, और D9 में कहां पर होता है, वो लगने से चौथा। तो D1 के 8वें भाव में और D9 में लगने से चौथे में बैठा होगा, तभी 64th नवांशा में माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से 73rd नवांशा में प्लेनेट माना जाएगा जब वो आपके D1 चार्ट के 9वें भाव में हो और D9 चार्ट की लगने के अंदर बैठा हुआ हो, देन ओनली। किसी को डाउट है इस कंसेप्ट में, और एक्सप्लेन कर दूंगा यदि डाउट हो तो, अदरवाइज सर कोई देर ना बैठा हो 8th हाउस में तो नहीं बैठा होगा, इसका मतलब उस नवांशा में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, ये है उसका मतलब। ज्यादातर में नहीं बैठा होगा, बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेगा बैठा हुआ, क्योंकि 108 नवांशा है, उनमें से केवल 9 में प्लेनेट होंगे बस, बाकी खाली होंगे आपके।
तो बहुत रेयर केसेस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी आपकी, बहुत ज्यादा केसेस में सेटिस्फाई नहीं होगी। सर फिर जैसे परासर लाइट में दिखाते हैं कि ये 64th नवांशा है और लगन से और चंद्र से, तो वो नहीं माना जाएगा? नहीं, वो नवांशा है, नवांशा एक अलग चीज है, नवांशा में बैठा हुआ प्लेनेट अलग चीज है। नवांशा तो 64th वही होगा जो D9 चार्ट में चौथा भाव है। आपसे यदि जी। मुझसे यहाँ पर कहा जाए कि 64th नवांशा कौन है, तो मैं कहूंगा भाई ये 64th नवांशा ही है। ठीक है, आपसे पूछा जाए इसका लॉर्ड कौन है, तो वो वीनस है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। 64th नवांशा लॉर्ड इज वीनस एंड 64th नवांशा ये लगने से चौथा भाव हमेशा यही होने वाला है। मगर प्लेनेट बैठा हुआ तभी माना जाएगा जब वो D1 के 8वें भाव में और D9 के 60। आप समझिए यहाँ पर जो प्लेनेट आएंगे ना, जी सर। रोटेट हो गए, कौन कौन सा नवांशा आएगा ध्यान से समझिए। इसके अंदर देखिए 12 नवांशा हो गए, तो यहाँ पर आपका चौथा नवांशा भी यही होगा। इसके बाद 16वां नवांशा भी यही होगा। लगने से एक राउंड होने के बाद 12 हो गए, यहाँ पे खत्म। 13वां 14वां 15वां 16वां भी यहाँ पर आएगा। अब 2 राउंड खत्म हुए, यहाँ पे 24 हो गए, तो 25वां 26वां 27वां 28वां नवांशा भी यही आएगा। ऐसे ही 3 राउंड यहाँ पर खत्म हो गए। 36 37 38 39 40वां नवांशा भी यही आएगा। तो ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उन सभी नवांशाओं को इंडिकेट करते हैं। अब आपको पिक करना है कि 64th नवांशा में ही बैठा हुआ प्लेनेट होना चाहिए। देखिए चौथे भाव में कितने सारे नवांशा आते हैं, इसको समझिए। आपने क्वेश्चन वो किया है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका मीनिंग समझाता हूँ और ये क्यों हम दोनों जगह पर ले रहे हैं। क्योंकि केवल चौथे भाव में बैठे हुए को हम 64th नवांशा कहते हैं और सब जगह इतना बताकर छोड़ दिया जाता है। अब ध्यान से समझिए, यहां पर कौन सा नवांशा आएगा, दूसरा, तीसरा, ये चौथा नवांशा है। क्लियर है मैम? जी सर, ये तो क्लियर है। तो 13 14 15 16 भी यही आएगा। जी। ऐसे ही आपका 25 26 27 28 भी यही आएगा। 40 भी यही आएगा। 52 भी यही 36 भी आएगा। आएगा। 64 भी यही आएगा। 76 भी यही आएगा। 88 भी यही आएगा। 100 और 100 भी यही आएगा। आएंगे ना सारे? हाँ हाँ। तो अब आपको यहाँ पे जो प्लेनेट बैठा है आपको कैसे पता चलेगा 64th नवांशा में या 4th में या 16 में या 28 में? तो उसके लिए दोनों कंडीशन हमने फुलफिल की है कि वो D1 चार्ट में 8th में होगा और जब यहाँ अगर बैठा होगा तभी 64th में माना जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर इसमें राहु केतु को कंसीडर करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। लॉर्डशिप नहीं होगी मगर प्लेसमेंट होगा राहु केतु का। जी सर। वो लॉर्ड तो नहीं होगा। D1 के जी D1 के 8th हाउस में राहु केतु बैठा होगा, अगर D9 के 4th में होगा तो वो माना जाएगा। बिल्कुल, वो 64th नवांशा में बैठा हुआ प्लेनेट माना जाएगा। तो आई होप आपको मैथमेटिकली और कंसेप्चुअली समझ में आ गया होगा क्यों हम ये ले रहे हैं कंसेप्ट। किसी को भी नहीं आया हो तो अभी भी बता दें, क्योंकि एक नई चीज हम कर रहे हैं। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। एक मिनट वही बोलेगा। सर 2-3 लोगों के मैसेज आ रहे हैं आपको ऐड करने के लिए, ग्रुप में ऐड करने के मैसेज आ रहे हैं। ऐड तो मैं कर चुका जिन्होंने मुझे कहा था। मैं तो नहीं, मैसेज डाउट क्लास में वो प्राशनी की उसमें आ रहे हैं सर ऐड करने के लिए। नहीं, वो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे फिर। वो डाउट क्लास में तो एक्चुअली क्या है कि मैं तो सब लोगों को कई बार मैसेज करता हूँ क्लास शुरू होने से पहले। अब बीच क्लास में कहाँ से ऐड करूंगा मैं? सर किरण शर्मा है, उनका कोई आ रहा है मैसेज। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो है नहीं, वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, उनको क्यों ऐड करूंगा? जिन्होंने ज्वाइन किया वो सारे एडेड हैं, बाकी हम देख लेंगे बाद में, उसको आप रहने दो। अब वैसे कोई बात है जी। सर मुझे क्वेश्चन था, हाँ, ये जैसे हम लोग फर्स्ट नवांशा सेकेंड नवांशा जो कंसिडर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग उसकी डिग्रीज जैसे 3 डिग्रीज 20 मिनट्स कंसिडर करेंगे? ये तो कंडीशंस तो हो गई, लोकेशन एंड रिस्पेक्टिव हाउस इन D1 एंड D9, बट डिग्री को नहीं कंसिडर करेंगे फॉर दैट प्लैनेट? नहीं मैडम, वो तो आप D9 चार्ट बनाते टाइम हम कंसीडर कर लेते हैं। बने बनाए चार्ट है उसके बाद बात कर रहा हूँ मैं। वो तो सब आप कंसीडर करते ही हो ना, D9 चार्ट बनाते हो जब। हाँ जी। तो D9 चार्ट बन चुका है उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। D9 तो बनाया है ना मेरे पास अभी। भाई चार्ट तो ऑलरेडी है ना हमारे पास D9।
हाँ जी, ये तो है सर, बट जैसे मून की स्पेसिफिक डिग्रीज है, जैसे इसमें 13 डिग्री 56 मिनट्स है। मैडम उसी बेस पर तो इसको रखा गया है कि 4th हाउस में मून तभी तो है 2 साइन में। अच्छा, तो मतलब डिग्रीज कंसिडर नहीं करनी, हो जस्ट चुकी मतलब वो लोकेशन। पहले से ही हो चुकी है जब D9 बनाया है। ठीक है सर, ठीक है, हाँ। ओके सर। सर इसको गुड इवनिंग सर इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं क्या? बता देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि सुख के लिए अगर हमको देखना है 28 नमांसा देखना है, नहीं, उसको कौन अगर बोल रहे हैं? सर उमेश बोल रहा हूँ हाँ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं। सर। एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं क्या? मैं एक एक एग्जांपल और एग्जांपल से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नीला मैम आप क्या पूछ रहे हैं? सर हम ये बोल सकते हैं कि ये लग्न से 64 है, हमको चंद्र से निकालना है तो वो चंद्र से चंद्रमा लिखना से पड़ेगा। 4 चले जाएंगे, फिर वो हाँ, चंद्रमा से वो काउंट कर लेंगे। वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे चंद्रमा को यूटिलाइज नहीं करेंगे। जातक परिजात में चंद्रमा यूटिलाइज किया हुआ है, पाराशर जी ने लग्न से ही यूटिलाइज किया हुआ है, तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए दोनों कर सकते हो। मगर मैं केवल यहाँ पर 64th नवांशा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एक्चुअली जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है 73rd नवांशा एक्सप्लेन करना है। ये कैसे निकालना है ये बताना जरूरी है, क्योंकि आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा, कहीं मिलेगा नहीं। और रश्मि मैम, सर ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि कोई प्लैनेट किसी नवांशों में लैंड नहीं कर रहा हो, कि दोनों में क्योंकि मैच होना चाहिए D1 और D9 में? नहीं, किसी में लैंड नहीं कर रहा हो ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है, मगर 64th में कोई भी ना हो, 73rd में कोई भी ना हो, ये पॉसिबल है। किसी न किसी नवांशा में तो जाएगा ही प्लेनेट। अब अच्छा, और तो जैसे अभी हमने जो अभी कुंडली आपने दिखाई थी, उसमें मून का अब हमें डायरेक्टली अगर जानना है कि वो 64th में नहीं है, लेकिन वो किस में है, तो हमें कैसे पता चलेगा? वो नहीं, वो हम पता कर सकते हैं, पर वो आपको उसका क्यों पता करना है कि वो किस में है? वो तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था ना, आप डिग्री से देखते जाइए उसकी कितनी डिग्री है। अच्छा ठीक है। डिग्री से आपको, पर आप हर एक प्लेनेट को कौन से नवांश में वो देखने का आपको कोई यूज नहीं है। आप जिस चीज को यूटिलाइज कर रहे हो उस चीज को आप चेक कर लीजिए कि आप 64th नवांशा को, जैसे मैंने बताया कि आप सब नवांशाओं को तो हम यूज करेंगे नहीं, वरना तो फुल्ली एनालिसिस करते रह जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें हमें देखना है। जैसे मैंने 64th बताया, 73rd बताया, इन दोनों की यूटिलिटी है, तो उन्हें यहाँ पर देखना हम सीख जाते हैं। जी ठीक है। आशुतोष जी, जोड़िए परम। अभी तो जैसा कुछ आपने कहा था कि ग्रह के अगेंस्ट कोई भी हम 64 नंबर देखेंगे, वो अभी आगे पढ़ेंगे ना कि वो दिक्कत पैदा करेगा जब उसके समय आएगा। नहीं, वो ग्रह से भी आप यहीं पे देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाँ वो बता दीजिए प्लीज। ग्रह से भी देखना है तो कोई वो इशू नहीं है, उसको लग्न बना लो ग्रह को। अच्छा, D1 को लग्न बना के उस ग्रह का वहां से देखो, ग्रह को लग्न बना लीजिए, बस ऐसे ही देखा जाता है। चंद्रमा से भी जैसे आपको चाहिए जुपिटर से 64th नवांशा, डायरेक्ट तरीका, जुपिटर से चौथा भाव, ये 64th नवांशा है। ठीक है भाई, समझ गया किसी भी प्लेनेट से चौथा भाव 64th नवांशा है। ठीक है, आपको मून से 64th नवांशा चाहिए तो आप मून को देख लीजिए, यहाँ पर D9 में कहाँ बैठा है, तो उससे 1 2 3 4 ये 64th नवांशा हो गया। वही तरीका है, मून से आप गिनना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मून से 64 चाहिए तो आप 64th को 12 से डिवाइड करिए, 4 रिमाइंडर बचा, तो मून से 4th हाउस, दैट्स ऑल। और इसकी दशा अंतर दशा हमें दिक्कत पैदा करेगी उस ग्रह के लिए, मून से रिलेटेड। हाँ, ये मेंटल प्रॉब्लम का पर्टिकुलर। जी जी जी। मैरिड लाइफ में देखना है तो शुक्र से 4th नवांशा देख लीजिएगा। शुक्र से 4th नवांशा में 11 साइन है। 11 साइन का मतलब उसका लॉर्ड हो गया सैटर्न, तो वो आपको दिक्कत प्रॉब्लम कर सकती है। और यहाँ पर ये ध्यान होना चाहिए, यदि प्लेनेट बैठा हुआ है वो भी देखना है। तो अब मैं तरीका बता देता हूँ, इन्होंने भी पूछा था और रिपीट कर देता हूँ इसको एक बार, हाउ टू चेक इट। ये मैंने यहाँ पर रूल लिखा था, इसको मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, उमेश कुमार सिंह जी आपने पूछा था। यस सर।
मैंने पूछा था सर। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली आपका, बताओ। क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अगर सुख हमको देखना है हाँ, तो मैं D9 के किस भाव से दिखूंगा और फिर D1 में मुझे कैसे जाना है वो ऐसे मैं हमें 73rd नवांशा में बैठे हुए प्लेनेट को देखना है और 73rd नवांशा लॉर्ड को देखना है, इन दो ग्रहों को देखना है। अब यहाँ पर मैं आपको देखना सिखाता हूँ। आपको ए स्क्रीन पे कुंडली दिख रही है, यस सर। तो यहाँ पर 9th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है क्या? नो सर। तो 73rd नवांशा में कोई प्लेनेट हो ही नहीं सकता, ओके। क्योंकि D1 में के 9th हाउस में भी तो होना चाहिए प्लेनेट उसी को। यस सर, यस सर। और यहाँ पे भी नहीं बैठा, लग्न में भी। हाँ, तो इनके 73rd नवांशा में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। इज इट क्लियर? ओके सर। अब सपोज 55th नवांशा में देखना है मुझे, किस में देखना है? 55th में। 55th नवांशा कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। यस सर। यहाँ पर तो 3 ग्रह बैठे हुए हैं। यस सर। यहाँ पर 55th कहाँ पर आएगा? 7वें भाव में। कोई बैठा है 7वें भाव में? 55th नमांसा जो है वो तो हाँ 7वें भाव में यहाँ कोई नहीं बैठा ना? बैठा है सर। कौन बैठा है? 7वें भाव में तो जो ग्रह बैठे हैं वो तो सन, मरकरी और मून है सर। D9 की बात कर रहा हूँ मैं। D9 के 7वें भाव में आएगा ना 55th। अच्छा, यस सर। 12 से डिवाइड करो 55 को, रिमाइंडर क्या बचा? 7। हाँ, मैं इधर नहीं, मैं मोबाइल में देख रहा था तो इधर नहीं दिख रहा था। यस सर। हाँ। अब सपोज मुझे चाहिए, मैं एग्जांपल के लिए चाहता हूं कि इसको कुंडली बदल देता हूं, रुकिए। इसको प्रॉपरली सब लोग समझ लेना, क्योंकि हम कोई यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं तो वो बेकार ना जाए। आपको मैं एक नई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको लाइटली मत लेना है, आपके बहुत काम आएगी प्रेडिक्शन के अंदर। हाँ, अभी आप देखिए यहाँ पर 73rd नवांशा में यदि मुझे प्लेनेट देखना है या नहीं, तो कौन से 2 स्टेप यूज करूंगा बताइए उमेश जी। सर फर्स्ट तो मैं यही सीखा कि 73rd नवांसा हमारा किस ये में आएगा। जैसे कि मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा अगर 73 को, तो अगर ये आ जाएगा 1। फर्स्ट नवांसा लगन में ही आएगा। लगन में। और यहाँ पर लगन में मुझे देखना है कि कोई ग्रह है कि नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर फिर ये ग्रह अगर मान लीजिए कि फॉर दैट यहाँ पे शायद कोई ग्रह नहीं है, तो मुझे D1 चार्ट भी देखना है एक बार। नहीं, वहां नहीं है तो होगा ही नहीं, वो तो दोनों जगह होना चाहिए। अच्छा, दोनों जगह होना चाहिए। ओके। जैसे सपोज D9 में नहीं है लग्न में, तो आगे देखने की जरूरत ही क्या है आपको? जरूरत ही नहीं है। ओके। और 73rd नवांशा लॉर्ड कौन है बताओ? 73rd लॉर्ड हो जाएंगे वीनस। कैसे हो जाएंगे वीनस? सर वहां पे तुला राशि है। 73rd नवांशा कहाँ पे पड़ेगा? ओ नहीं सॉरी सर, वो तो एसेंडेंट है। ओके, जुपिटर हो गया। जुपिटर हो गया। मार्स हो गया, मार्स राइट। सर मार्स मोबाइल में देख रहे हैं ना, तो बहुत छोटा D1 में देख लो। D1 में देखिए, मार्स हो गया सर। अच्छा, 1 नंबर। ओके, ठीक है। अब क्लियर है आपको? यस सर, अब क्लियर है। और कोई भी है जिसे क्लियर ना हो? हाँ सर, प्रॉब्लम है थोड़ा। जी नीलम मैम बताएं। सपोज आपने जैसे बताया D1 में 8th हाउस में 64 से लेकर 72 नवांशा आते हैं। तो कोई प्लैनेट का डिग्रीज इफ इट इज 20 डिग्रीज, फिर नवांशा में वो 4th हाउस में कैसे आता है? नहीं, वो तो फिर D9 चार्ट बनाना आना चाहिए, वो एक अलग इशू है। अब हम बने D9 चार्ट को पढ़ रहे हैं। अब D9 चार्ट बनाओगे तो उससे आपको कौन सा प्लेनेट कहाँ जाएगा वो पता चल जाएगा। आपको D9 चार्ट बनाना आता है क्या? जी देखकर बना सकती हूँ। तो D9 चार्ट आप बनाएंगे तो वो आपका
सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी आप उसको हम अलग से ले लेंगे। अभी यहाँ पर जो बने बनाए चार्ट में आपको कोई दिक्कत है क्या, वो बताइए। नहीं सर, इट्स ओनली दिस एक हाउस में इफ इट इज 20 degrees इन eighth house, then how can it possibly go in the 4th house of D9 is was my फोर्थ question. में जाएगा D9 के, कौन सी चीज, मतलब किस केस में पूछ रहे हो आप? कितने भी डिग्री का जा सकता है मैम, वो किस राशि में उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, राशि के, हाँ, नवंशा की लग्न क्या है इस पर डिपेंड करता है। ओके सर। कोई भी प्लेनेट कहीं भी किसी भी भाव में जा सकता है, कोई वो नहीं है रेस्ट्रिक्शन। ओके, बिकॉज ऑफ द लग्न। D9 चार्ट की पहले लग्न डिसाइड की जाती है और लग्न डिसाइड होने के बाद फिर हम सारी चीजें डिसाइड करते हैं। ओके, गॉट इट, थैंक यू। तो नटसेल में देखिए, अब मैं ब्रीफ में सर ये बस, जी सर बताइए। ये मैं समझ रही सर, ये जैसे आपने बस ये बोला कि मुझे जाना है 64 नवांशा देखना है, तो मुझे 8th हाउस देखना है, तो उसके बाद मुझे D9 में चला जाना है, D9 में मुझे उसका 4th हाउस पे देख लेना है कि वो 4th हाउस पे वही है कि नहीं। बस बिल्कुल बिल्कुल बस यही है ना सर, बिल्कुल वो अलग अलग हो रहा है ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ सर। जी। वंदना मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। मैं जहां तक समझी हूँ वो यही कि हमें ये पूरे हाउसेस में 9 की टेबल को चला देना है और उसके बाद जो नमांशा देखना है उसको 12 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा बस वो वहां पकड़ा जाएगा, यही है ना? जी ठीक है सर, थैंक यू। संत कुमार जी। सर इसका मतलब प्लानेट भाव मध्य की डिग्री के करीब होगा तब तो इन चीज आएगा सर। अब इसमें उसमें वो और चीजें लॉजिक मत लगाओ, बिल्कुल सिंपल चीज मैंने बता दी। नहीं, आपने बहुत सही समझाया सर, बहुत अच्छे भाव से। मध्य को मतलब सर वो उसका मीनिंग कुछ और है। भाव मध्य में तो वो भाव के बीच में आ जाएगा, वो जरूरी नहीं है किस नवांशा में जाएगा। ठीक है, वो जो आपका भाव का बिगिनिंग में होगा वो नवांशा, फर्स्ट नवांशा को ही बोलते हैं ऑलवेज। देवन जी। हाँ जी, हाँ जी। सर वो क्वेश्चन है कि मानो 64 नवमास में प्लेनेट भी है अलग, मानो मार्स है और उसका लॉर्ड जुपिटर बन रहा है, तो हमको रिजल्ट के लिए मार्स और जुपिटर दोनों का देखना चाहिए। रिजल्ट की अब मैं बात करूंगा, पहले एक पोर्शन हमारा खत्म हो गया, अब दूसरे पोर्शन में हम रिजल्ट की बात करेंगे। थैंक यू सर। हाँ, तो अभी मैं अब हैंड डाउन कर लीजिए, जिनके भी डाउट क्लियर हो गए। हैंड किसी का नहीं होना चाहिए, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको इसका यूटिलिटी बता रहा हूं कि व्हाट इज यूटिलिटी, जो हमने इतनी देर में काम किया है। 64th नवांशा पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं 73rd नवांशा की बात करने वाला हूं आज की क्लास में। आपको ये मेरा वो दिख रही होगी स्क्रीन, यहां पर मैंने इसको हेडिंग दिया है, योर भाग्य एंड 73rd नवांशा प्लेनेट, रिसर्च एंड प्रेजेंटेड बाई, ये मेरा अपना वो है। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वर्बली फिर रिपीट कर देता हूं। जो आपको जिन चीजों पर पॉइंट को कंसीडर करना है, प्लेनेट सिटिंग इन 73rd नवांशा एंड लॉर्ड ऑफ 73rd नवांशा, ये सबको निकालना आ चुका है आपको। किस तरीके से निकालते हैं हम इसे? पॉइंट टू कंसीडर, a planet sitting in 73rd Navamsha is the lord of the trine or Kendra and the friend of ascendant lord, then the planet signify strong luck. यदि आपके 73rd नवांशा में बाय द वे कोई ग्रह बैठा हुआ है, बाय द वे कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, अक्सर बैठा हुआ नहीं मिलेगा मगर बाय द वे मिला हुआ है, और वो यदि केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी है और असेंडेंट का फ्रेंड है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग लक होगा। पहली चीज तो ये इंडिकेट करता है। दूसरी बात ये इंडिकेट करेगा कि आपका ये अपने उसने ये इंडिकेट कर दिया कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लक होगा, आपका भाग्य हमेशा जिंदगी में साथ देगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इसमें 73rd नवांशा में बैठे हुए प्लेनेट को देखना है। 73rd नवांशा में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, यदि वो आपकी जन्म कुंडली में केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी है, तो वो आपकी जिंदगी में आपके भाग्य को साथ देखने वाला प्लेनेट होगा। आपको कहीं भी भाग्य की आवश्यकता होगी, वो भाग्य देगा। भाग्य साथ देने का मतलब है आप जिंदगी के अंदर डेफिनेटली प्रोग्रेस करेंगे। आपको जहां पर भी
भाग्य की आवश्यकता होगी वो आपको पुशअप करेगा और लोगों के कंपैरिजन में आपका काम आएगा। सपोज आपने कहीं पर कोई फ्लैट अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगाई, सपोज 50,000 लोगों ने अप्लाई किया, 3,000 को मिलना है, तो आप में उन 3,000 में से आप एक आदमी होंगे, यदि ऐसा है आपकी कुंडली में। इसके विपरीत इफ द प्लेनेट सिटिंग 73rd नवांशा में यदि 6, 8, 12th हाउसेस का लॉर्ड और असेंडेंट का लग्नेश का शत्रु आ जाए तो वो आपके मिस फॉर्च्यून को इंडिकेट करता है। दोनों चीजें बता देगा प्लेनेट जो बैठा हुआ है। वो प्लेनेट यह भी बताएगा कि आप भाग्यशाली है या आपका भाग्य कभी काम नहीं करने वाला है, वो हर जगह पर आपको परेशानियां देगा। भाग्य का मतलब इन जनरल ये भी मानकर चलिए आपको जो लाइफ में यूनिफॉर्म सक्सेस जब मिलती है, सक्सेस का मतलब नहीं होता कि आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल है, नहीं। पैसा होने के बावजूद भी आपके पास 50 तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको एक पर्टिकुलर चीज में आप अच्छे हो मगर बाकी चीज में खराब हो। भाग्य सही होने का मतलब है आप जिंदगी के सभी पैरामीटर्स में सेटिस्फाइड होंगे। सक्सेस की भी एक लिमिट होती है। हम किसी भी स्टेज पर जाकर अपने आप को कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं है और हम किसी भी स्टेज पर जाकर अपने आप को कह सकते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं। तो यहाँ पर भाग्य साथ देने का मतलब जिंदगी में आप सभी तरफ से अच्छे हो। और अच्छे होने का मतलब होता है कंपैरेटिव, कि आपके घर में 3 बहन भाई हैं, आप तीनों में कंपैरेटिवली बेटर आपका भाग्य साथ देगा, ये है इसका मतलब। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कंपेयर करने लग जाए मुकेश अंबानी से, नरेंद्र मोदी से, कि वो तो प्रधानमंत्री बन गया हम नहीं बने। हर आदमी नहीं बनता, पर आप अपने साथ वाले लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा भाग्यशाली होंगे यदि आपके 73rd नवांशा के अंदर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है। और यदि अशुभ बैठा हुआ है तो ये मानिए वो आपके दुर्भाग्य को इंडिकेट करेगा।